Hello student, good morning to all of you. Today we are going to discuss about general characteristic या जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस किए, उसमें हम लोग एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस किया, मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस किया कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट की डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एमपी और बीपी हमारा बढ़ेगा। ट्रांजिशन मेटल की जो पार्टिकल है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के कारण भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम उसको क्लियर कर सकते हैं। जिंक की मेल्टिंग पॉइंट हमारी क्या है, कम हो जा रही है, क्योंकि जिंक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारा जीरो दिखाई दे रहा है। उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग डिस्कस किए थे कि मोस्ट ऑफ दी ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीट सेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो इसको हम लोग डिटेल में 11th में पढ़े थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the electron from gaseous isolated atom is known as ionization energy या ionization enthalpy या ionization potential। अगर किसी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या एंथैल्पी रिक्वायर होती है, उसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ पर साइज हमारी ऊपर से नीचे हमारी इंक्रीज करती है, और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी इंक्रीज करती है, क्योंकि पीरियड में जो साइज जो हमारा होता है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो उसी को हम डी ब्लॉक एलिमेंट में हम डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट को 3D कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D में इंटर करता है, सेकेंड को 4D कहते हैं, थर्ड को 5D कहते हैं, और फोर्थ को हम 6D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। तो जनरली हमको फोकस करना है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। तो आइए देखा जाए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। पहले सीरीज में जब हम देखेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, तो ये भी इंक्रीज करेगा अक्रॉस ए गिवन ट्रांजिशन सीरीज। जो ट्रांजिशन सीरीज हमारे स्कैंडियम से जिंक की तरफ जो दिखाई दे रहा है, उसमें एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ेगी। ऑल्दो द इंक्रीज इज नॉट रेगुलर। आप उसको देखेंगे डाटा वो खोल करके, तो ये जो इंक्रीजिंग जो है ये रेगुलर नहीं होगा, कहीं ना कहीं बढ़ेगा तो कहीं घट जा रहा है, जैसे हमारा एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड था। तो उसी को हमको समझना है कि द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, जहाँ जेड लिखे वो एटॉमिक नंबर है, इन ए सीरीज इज ड्यू टू। ध्यान दीजिए, जब एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमारी बढ़ रही है। किसमें? सीरीज में। किसके कारण? इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे 11th में। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये M कोई मेटल है,
M से M+ का फार्मेशन हुआ, फिर M+ से हमारा M2+ का फार्मेशन हुआ, तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हैं तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी अधिक हो जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर इन सीरीज इज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। द एडेड इलेक्ट्रॉन, अब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर, द एडेड इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-1 d सब सेल एंड सील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होता है कि n-d सब सेल जो इलेक्ट्रॉन है वो सील्ड हो जाता है, कवर हो जाता है। सील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो सील्ड द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस से क्या होता है, वो सील्ड हो जाता है, कवर हो जाता है। उसी को हम सील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हमारा कवरिंग हो जाता है, सील्ड हो जाता है, स्क्रीन्ड हो जाता है, तो उसी को हम सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन, यहाँ पर दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D, 4D और 3D में सबसे अधिक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे यहाँ पर 3 सीरीज है, 5D, 4D और 3D। तो 3D को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं और 4D को सेकेंड ट्रांजिशन बोलते हैं और 5D को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक है और सबसे कम किसका है, 3D का है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझना है कि इलेक्ट्रॉन हमारा 5D में इंटर कर रहा है, तो 5D से पहले हमारा 4F आता है। 4F पहले 4F फिल होगा तब हमारा 5D होगा। तो 4F यहाँ पर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 4F ऑर्बिटल एंड 4F ऑर्बिटल शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर रीजन आपसे पूछा जाए कि क्यों 5D ऑर्बिटल की 5D ट्रांजिशन सीरीज की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होती है इन कंपेरिजन टू 4D और 3D। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी 5D ट्रांजिशन सीरीज की अधिक होगी। 5D में 5D से पहले इलेक्ट्रॉन हमारा 4F में इंटर करता है, तो 4F की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगी। F सब सेल की जो शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज मैक्सिमम इन कंपेरिजन टू सेकेंड एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसमें रेगुलर आपका ये ट्रेंड नहीं होगा, पीरियड है, एक ही पीरियड के 4th पीरियड के एलिमेंट हम स्काइडियम से ले करके अगर हम जिंक 30 तक लिखेंगे तो एक ही पीरियड के एलिमेंट है। जनरली हमारा जनरल रूल ये कहता है कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ती है। लेकिन इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये रेगुलर ट्रेंड आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जब हमारी बढ़ेगी तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, एक क्रॉस से ट्रांजिशन सीरीज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट के कारण, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं यहाँ पर कि 5D और 4D और 3D ट्रांजिशन सीरीज में सबसे अधिक हमारा 5D ट्रांजिशन सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण। अगली प्रॉपर्टी हम लोग फोकस करेंगे, अगली प्रॉपर्टी है ये स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू 0.52 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu 0.34 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कॉन्सेप्ट ये क्लियर किए थे कि लेस वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो इन दोनों में कंपेयर करिए, कॉपर 2 प्लस और कॉपर में सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी है? तो कॉपर 2 प्लस कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर लेस है, तो लेस होने के कारण इस कपल का स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी। कहने का मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टेबिलिटी हमारी डिपेंड करेगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, एक्सेप्ट कॉपर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। एक्सेप्ट कॉपर ऑल अदर ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिस फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए निकिल है, तो E0 की वैल्यू यहाँ पर इसका निगेटिव मान लो -0.34 दिया है। तो जिस मेटल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव आती है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और ये भी हम लोग पढ़े हैं कि मोर विल बी नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 मोर विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, या मोर विल बी स्टेबिलिटी, या मोर विल बी एक्टिविटी। तो कॉपर को छोड़ करके रिमेन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, सभी का E0 की वैल्यू हमारा क्या होगा? तो निगेटिव होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होगा। तो एक्सेप्ट कॉपर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सीरीज इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगली प्रॉपर्टी हमारा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, it depend on the unpaired इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ट्रांजिशन एलिमेंट, देन सो पैरामैग्नेटिक। If no unpaired electron means all electron are paired, then diamagnetic। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे हम यहाँ पर ले लें निकिल 2 प्लस है,
तो निकिल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट तो 3d8 हो जाएगा। इससे पहले हम 60 में लिख दिया, आर्गन 18 लिख दिया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है। तो निकिल का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और ये कलर भी शो करेगा। दूसरा इसमें है कि मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो देन म्यू इज इक्वल टू √NN+2 एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज Bm। इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ म्यू इज इक्वल टू Bm, बोहर मैग्नेट। तो किसी भी आयन रहेगा, कोई भी आयन रहेगा या कंपाउंड रहेगा, उसमें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब फाइंड कर लेंगे तो हम मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड कर लेंगे। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो Bm की वैल्यू भी हमारी म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारा क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। मैक्सिमम जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए निकिल है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में इसकी यूज किया जाता है। मॉलिब्डेनम है, उसके बाद आपका आयरन है, ये सब कैटलिस्ट का काम करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों जो है जनरली जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट ही कैटलिस्ट का काम करता है, क्यों। ड्यू टू NS and N-1 d इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट, पहला इसका रीजन होगा ड्यू टू NS and N-1 d इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और सेकेंड रीजन इसका हो जाएगा ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अगली प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैक्सिमम जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम यहाँ पर FeCN6 लिख दिया और यहाँ पर 4- लगा दिया, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको हम बोलेंगे जो स्फीयर है ये इसको हम कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करेगा क्या, कॉम्प्लेक्स स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस स्फीयर के अंतर्गत एक डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और इस डी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम सेंट्रल मेटल बोलते हैं। और इससे जुड़े हुए जो ग्रुप हैं इस ग्रुप को हम
लिगेंड बोलते हैं, जो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लिगेंड किसको कहेंगे? तो जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसी को हम लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड को डिटेल में हम लोग कोऑर्डिनेशन कभी इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी या ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। NS and N-1 डी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पर जो डी जो सेल हैं ये पूरा आपका भरा नहीं रहेगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आयरन का तो +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3D4, 3D6 हो जाएगा। तो 3D6 भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेगा और 4S भी आपका बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेगा। तो इसी रीजन के कारण जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कुछ और इसमें प्रॉपर्टी बची है, उसके बाद ये डी ब्लॉक हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। इससे बनने वाले कंपाउंड को हम लोगों को स्टडी नहीं करना है, और उसके बाद हम एफ ब्लॉक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता देंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर मतलब कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चलेंगे। थैंक यू।